ओके। सेकंड, एक छोटे से मैं अगर आपसे बता दूं कि लास्ट टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होनी चाहिए क्लास 10 साइंस की अगर मैं बताऊं तो आप ना हाई वेटेज चैप्टर्स पहले पकड़ लीजिए। जैसे मेटल एंड नॉन मेटल 10 मार्क्स का चैप्टर है, उसको पहले पकड़ लो। सो डू फर्स्ट मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। डू फर्स्ट मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल इसको कर लो, क्योंकि ये बहुत हाईली वेटेड चैप्टर है, 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। इसमें भी आप केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ लो। उसके बाद सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकरेंस ऑफ मेटल, मतलब एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो पार्ट है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर आप ये कर लेना। रिफाइनिंग मेथड, एलॉय एमसीक्यू बन सकता है मेटल एलॉय से कि ब्रास में क्या है, ब्रॉन्ज में क्या है, एमेलगम किसको कहते हैं, वो आप पढ़ लेना। थर्मिट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मिट प्रोसेस जरूर पढ़ लेना, नोट करके बता रहा हूँ। थर्मिट प्रोसेस, थर्मिट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड, आप लाइफ प्रोसेस ले लो। लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस कर लोगे तो आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। लाइफ प्रोसेस में भी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, लंग्स का हो गया फंक्शन, ब्लड का फंक्शन हो गया, ह्यूमन हार्ट फंक्शन हो गया, उनके डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स के डायग्राम होते हैं, आप डायग्राम खो देते हो। डायग्राम नीट एंड क्लीन मल्टीपल टाइम बनाइए, जब तक आपका हाथ एकदम प्रॉपर सेट ना हो जाए। मल्टीपल टाइम उसको बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए, सच दैट आपका हाथ मस्त उस पर ग्रिप हो जाए। और PYBQ पढ़ लीजिए। उसके बाद लाइफ प्रोसेस के पास थर्ड टॉपिक आप पकड़िए। छोटा चैप्टर है हेरिडिटी, लेकिन ये 7 मार्क का कैरी करता है, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक तो चैप्टर छोटा है, इसके पास क्वेश्चंस लगाने होते हैं, जितना क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। डू हैज मच एज पॉसिबल, एक केस स्टडी आएगा 4 मार्क का, ठीक है। 4 मार्क का आपका केस स्टडी आएगा, और 3 मार्क्स में आपका MCQ हो सकता है और 2 मार्कर हो सकता है। MCQ या 2 MCQ हो सकते हैं, ठीक है, या 3 MCQ हो सकते हैं, या एक 2 मार्कर और एक MCQ हो सकता है। 7 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आप ले लो वेरी इजी चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी नाम लेते ही आप घबरा जाते हो कि सर न्यूमेरिकल बहुत टफ आएगा। न्यूमेरिकल बहुत इजी आएंगे। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, और ये सिंपल सिंपल फार्मूला बेस होंगे, फार्मूला बेस होगा। इसमें 2 एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक तो ओम्स लॉ की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी ऑफ ओम्स लॉ, और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है दैट इज फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। सेम एक्टिविटी आपको पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जो डायग्राम है बच्चों, डायग्राम पे आपको वही फोकस करना है जो डायग्राम आपके उसमें बने हुए हैं, सॉरी माय बैड, आपके एनसीईआरटी में बने हैं। अपने हिसाब से डायग्राम आप सर्किट में नहीं बनाएंगे, आप डायग्राम वही बनाएंगे सर्किट का जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। प्लीज़ रिमाइंडर करना आप इस बात को, ठीक है। न्यूमेरिकल किसके पे आ सकता है, बेसिक न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कभी कभी, I = Q/T पे आ जाता है, बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स आ जाता है। ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल आता है आपका, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन उसका न्यूमेरिकल आता है, और पावर पे न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। पावर के जितने फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। और लास्ट न्यूमेरिकल आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे पावर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। छोटे छोटे सर्किट्स आएंगे, बहुत टफ सर्किट नहीं आएंगे। मैंने आपको लगभग 400 क्वेश्चंस कराए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आपको मैंने 400 क्वेश्चंस करा दिए हैं। उस 400 क्वेश्चन से ही आएंगे, उससे बाहर नहीं आने वाले। और ट्रस्ट मानिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर, आपने जिस लेवल की प्रैक्टिस की है मेरे साथ, उससे काफ़ी आसान पेपर आएगा आपका, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप पकड़ लीजिएगा मैग्नेट, क्योंकि एक साथ ही करते हैं। मैग्नेट में आपके एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एनसीईआरटी एक्टिविटी, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कोई भी एक्टिविटी आप ले लीजिए, चाहे वो राइट हैंड थंब रूल का हो, स्ट्रेट वायर का, सोलेनॉइड का हो गया, सर्कुलर कॉइल का हो गया, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड हो गया, जितने टॉपिक बोले उनमें से एक क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी बना के आ सकता है, ठीक है। एक केस स्टडी इससे आएगी, ठीक है, इससे एक केस स्टडी आएगी। तो एक्टिविटी अच्छे से कर लीजिएगा, आपको आराम से इसमें 6 मार्क्स
ईजिली मिल जाएगा बिना कुछ करे हुए, सबसे आसान चैप्टर है। इसके बाद आप आइए ह्यूमन आई पे, ठीक है। ह्यूमन आई भी 6 to 7 मार्क का आ रहा है। इसमें भी जो डिफेक्ट्स हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, उसके रे डायग्राम, ठीक है। डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। सम नेचुरल फिनोमेना जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इस पे सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो जितने भी मोस्टली मैंने आपको बताया, इसमें 10 क्वेश्चंस बनते हैं। 10 क्वेश्चन आपके पास आपके स्पायरल में और आपके क्लास नोट्स में है, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना, वही क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ, मतलब कुछ एक नया क्वेश्चन नहीं आता, देन यू कैन इजिली गेट 6 मार्क्स फ्रॉम हियर। उसके बाद ह्यूमन आई के बाद आप 6 हो गए, 7। ह्यूमन आई के बाद आप पढ़ें 7th टॉपिक लाइट। अगेन लाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लगभग 8 मार्क्स का लाइट आ रहा है, 8 to 9 मार्क्स का लाइट आएगा। लाइट में रे डायग्राम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रे डायग्राम फिंगर टिप पे होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, तो हम इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, किस टाइप की बनेगी। यू हैव वो फिंगर टिप पे आपकी वो पूरी टेबल्स होनी चाहिए कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आएगा आपका रे डायग्राम, एक न्यूमेरिकल आएगा आपका मिरर फार्मूले पे आ सकता है, ठीक है, ऑप्शन होगा, और या तो लेंस फार्मूले पे आ सकता है, ठीक है। अब छोटे से क्वेश्चन आ सकता है आपका पावर पे, 1/f डायोप्टर, ठीक है। अगेन मैंने लाइट पे 400 क्वेश्चंस कराए हुए हैं, 400 क्वेश्चंस मैंने लाइट पे क्लास में करा दिए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आपकी जो नोटबुक है जिसमें आपने प्रैक्टिस किया, बस एक बार देख लोगे, रिवाइज को लगेगा इस टाइम पे, तो सारी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। लाइट के बाद आप पकड़िए चैप्टर 8th चैप्टर, आप पकड़िए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपके 6 मार्क का चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि वाई कार्बन फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, पहले ही पेज पे आंसर दिया हुआ है। C4 आयन और C4 माइनस वाला जो मैंने आपको बताया है। दूसरा इसकी वर्सेटाइल नेचर, कैटिनेशन और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तीसरा इसका नाम लिखना, आइसोमर से क्वेश्चन पक्का आएगा। और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी, इथेनोई की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी, इथेनोई की केमिकल प्रॉपर्टी, इथेनोई की केमिकल प्रॉपर्टी, लास्ट में सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट पे मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया आपके नोट्स में, आप उसी को अच्छे से याद कर लेना, वही आगे लिख देना, क्लीनिंग एक्शन, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। तो आप आराम से इसमें 6 नंबर पा जाओगे। कार्बन के बाद 9th टॉपिक आप पकड़े आवर इन्वायरमेंट। देखने को बहुत छोटा चैप्टर है, 10% लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10% लॉ, इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? फूड चेन एंड फूड पिरामिड, फूड चेन एंड फूड पिरामिड से क्वेश्चन आएगा। ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर। अब बताओ, इतना आसान चैप्टर है और ये आएगा 5 मार्क का। 10th आप पकड़ लीजिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में सॉल्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सॉल्ट जरूर आएगा, चाहे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लोरोअल्कली प्रोसेस, जितना वर्ड बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिर आप 11th चैप्टर आप पकड़े केमिकल रिएक्शन। सबसे लास्ट में क्यों रखा? क्योंकि केमिकल रिएक्शन आप इतना जब केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो केमिकल रिएक्शन सबसे इजी पार्ट होगा आपके लिए। तो केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, रिडॉक्स पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ये सारा जो है आप ऑलरेडी डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ते जा रहे हो। केमिस्ट्री के लिए एक ही मंत्र है सबके लिए कि जो केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ हैं, मैं वैसे कराऊंगा भी, एक जब रिवीजन मास्टर क्लास एक साइंस की और लगेगी जिसमें केमिस्ट्री की सारी एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ठीक है।
सो विल डिस्कस केमिस्ट्री एज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो केमिस्ट्री के लिए तो बस एक ही आपको एडवाइस है फॉर केमिस्ट्री कि डू ऑल NCERT एक्टिविटी, इससे बाहर नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन लगभग मतलब जितने भी वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में वो एक्टिविटी से ही आते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिए? बायोडन और वो क्या कहते हैं केमिस्ट्री, क्या बाकी है? कुछ पढ़े नहीं है? सुबह से क्या किए हो? कितने बजे उठे हो आज? 11:30 बजे उठे हो? रात में कितने बजे सोए हो? बाहर गए थे, पेपर चल रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस में इंडिकेटर्स छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। इन टेक्स्ट और बैक साइड के क्वेश्चन जरूर करिएगा। और होपफुली सब हो गया और कुछ छूटा तो होगा नहीं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आई कवर्ड ऑल द चैप्टर एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आप इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने बनाया है, इसी सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन द सीक्वेंस इज स्टार्ट मास्टर रिविजन, और ये आराम से आपके 4 डेज़ में हो जाएंगे। 4 डेज to 5 डेज, मैक्सिमम 4 to 5 डेज में आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी मल्टीपल टाइम रिवीजन आपका हो गया होगा। मेटल एंड नॉन मेटल, फिर लाइव प्रोसेस पे आएंगे। अच्छा, एक चैप्टर मैंने रह गया है लास्ट, वो इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि वो है तो इम्पॉर्टेंट बट वो भी लर्निंग ही प्रोसेस है। दैट इज चैप्टर नंबर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको एक तो हार्मोन्स पढ़ लेने हैं। एक क्वेश्चन आपको हार्मोन से मिलेगा, चाहे वो प्लांट हार्मोन्स हो, प्लांट के 4 हार्मोन्स हैं, और चाहे वो ह्यूमन हार्मोन्स हो। एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा रिफ्लेक्स एक्शन से। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन से मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेगा आपका ह्यूमन ब्रेन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चौथा क्वेश्चन मिलेगा आपका प्लांट मूवमेंट, ट्रॉफिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 to 8 मार्क्स कैरी करता है, 6 to 8 मार्क्स कैरी करता है, तो आप इस पे कर सकते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद आप लास्ट में रखेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर। मैंने इसको लास्ट में क्यों रखा है? क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है और मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर फिंगर टिप पे है, बहुत इजी चैप्टर है। तो उसमें जितने भी फर्स्ट एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, जितने भी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिएक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दूसरा, आपको फ्लावर का क्रॉस सेक्शनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, उसका डायग्राम बहुत अच्छे से आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सीड फॉर्मेशन कैसे होता है। एंड थर्ड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत बार पूछा गया है, तो उसकी रे डायग्राम आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रेटेजी फॉर रिवीजन जो कि आपके लिए बनाया गया है। तुम पढ़ो अपना, और ये कि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, यही बस कहेंगे। और एक तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखेंगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत पढ़ा है आपने, बस अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम पढ़ते रहना है और डायग्राम प्रैक्टिस करना है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।